हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, राम काज करबे को आतुर, यानी राम जी के काम को करने के लिए आतुर, तत्पर। इसी आतुरता के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के पंचवटी से 11 दिन का व्रत अनुष्ठान शुरू किया है। 11 मिनट का आज ऑडियो संदेश भी जारी किया है। क्या प्रधानमंत्री ने अपनी इस राम नीति से विपक्ष की उस राजनीति को भी जवाब दे दिया जो राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए सवाल उठाती है? 11 दिन का व्रत और विशेष अनुष्ठान, नासिक में पूजन, जल अनुष्ठान, हाथ में पोछा, मंजीरा, मुंबई में अटल सेतु। ये वो राम नीति है जिसमें धर्म है, कर्म है और सियासी लक्ष्य भेदने का मर्म भी। जिसे समझने के लिए पहले आपको सुनना होगा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकराने के बाद पहली बार बयान देने आते हैं। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए, जो गरीबों लोग आज तंग और तबाह हो गए हैं, युवक भी बहुत रोड पे गिरे हैं, तो उनकी चिंता हमको है, उसके बारे में हम उनको पूछ रहे हैं। विपक्ष जब अयोध्या के राम मंदिर को सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम बताने में जुटा है, विपक्ष जब राम मंदिर के कार्यक्रम से दूरी बनाकर इसे बीजेपी का चुनावी लाभ उठाने वाला समारोह बताने के लिए पूरा जोर लगाए है, विपक्ष जब ये बताने में पीछे नहीं हटता कि मुद्दा सिर्फ देश में राम मंदिर नहीं, और विपक्ष की पूरी कोशिश जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी का इवेंट बताने की है, तब क्या नरेंद्र मोदी ने अपनी राम नीति से विपक्ष के इन तीरों की काट खोज ली? आप कहेंगे कैसे? यही देखना है। पहले सुनिए विपक्ष के आरोपों को जो राम मंदिर को लेकर लगाते हैं। मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे। धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है। ये बीजेपी और आरएसएस निर्मित एक कार्यक्रम है। इन सभी आरोपों का काउंटर प्रधानमंत्री ने राम नीति से कर दिया। जैसे इस बात को सुनिए। हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 11 दिन के कठिन व्रत के साथ अनुष्ठान शुरू करने की रामनीति का संदेश सीधा जनता तक ये पहुंचता है कि भले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यजमान होने के नाते धार्मिक शास्त्र सम्मत परंपरा का पूरा पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बिल्कुल एक आम आदमी की तरह कठिन व्रत लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। महिलाओं तक सीधी पहुंच इस संदेश की है, जो भारत में सबसे ज्यादा व्रत करती हैं। प्रधानमंत्री ने अपने 11 मिनट के ऑडियो संदेश में दूसरी बात देश के हर नागरिक को राम मंदिर से जोड़ने की कही है। इस बात को पहले सुनिए। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा, और वो चैतन्य पल हम सबकी सांझी अनुभूति होगी, जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा, तो मुझे भी
एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। राम मंदिर में अपने साथ 140 करोड़ लोगों को जोड़ने की रामनीति यह है कि जब विपक्ष कहता है कि ये कार्यक्रम केवल बीजेपी का है, तब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनके साथ गर्भगृह के भीतर दिल में हर देशवासी होगा। विपक्ष जब अधूरा मंदिर बताकर जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा का सियासी आरोप लगाता है, तब पीएम की रामनीति है हर राम भक्त को अपने साथ जोड़कर गर्भगृह तक ले जाना। जहां अब रामनीति के ही आगे राजनीति में कांग्रेस के भीतर ही सवाल उठाए जाने लगे हैं। हम 22 तारीख को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे। जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे, हम जो विभत्स राजनीति की जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। पूरी मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है। परमात्मा एक, परमात्मा को मानने वाले एक। जब समंदर एक है तो बूंदे अलग अलग कैसे हो गई? तो हम उनके वंशज कैसे नहीं हो गए? राम जी जो हैं आस्था का विषय है, और राम जी आस्था से, जिसके मन में आस्था है उसको ढूंढना है तो राम आपको आपके सीने में मिलेंगे। श्री राम को आक्रामक बताकर जय श्री राम के उद्घोष को लेकर विपक्ष जब सवाल उठाता है तो जवाब आता है जय सिया राम का। आज 11 मिनट के ऑडियो संदेश में पीएम 4 बार जय सिया राम बोलते हैं। ये रामनीति का ही असर है, जहां 2 विवादों का जवाब दिया जाता है। पहला विवाद जो विपक्ष शंकराचार्य का नाम लेकर उठाता है। शंकराचार्य के नाम पर जब शास्त्रों की बात विपक्ष करता है तो 11 दिन का अनुष्ठान करते प्रधानमंत्री के धर्मशास्त्र के संपूर्ण पालन की गवाही दूसरे संत और धर्मगुरु देते हैं। विपक्ष जब पूछता है कि आडवाणी जी कहां हैं, तब आज लाल कृष्ण आडवाणी खुद राष्ट्र धर्म के लेख में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो वो देश के हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र के नासिक से अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान की शुरुआत करते प्रधानमंत्री ने कैसे रामनीति से 2024 का एक समीकरण साधा, इस रिपोर्ट में देखिए। यहीं पर प्रधानमंत्री कालाराम मंदिर में पोछा लगाते हुए उस श्रमदान के लिए सबको संकल्प दिलाते हैं जो देश में राम मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा के साथ हर मंदिर में स्वच्छता के हित में चाहते हैं। लेकिन अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के व्रत के पहले दिन महाराष्ट्र के नासिक में होना, नासिक से महाराष्ट्र के युवाओं को विशेष संदेश देना, नासिक से ही परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ जनता को आगे आने का आह्वान करना, महाराष्ट्र के नासिक में धर्म पूजा के साथ मुंबई में कर्म पूजा यानी अटल सेतु का उद्घाटन करने पहुंचना, क्या ये वो राम नीति है जिसका संबंध 2024 के लोकसभा चुनाव से? इसीलिए नासिक के उसी कालाराम मंदिर के महंत को अब आप सुनिए, जिन्होंने अपनी तरफ से एक संकल्प दावा है तब जोड़ा जब प्रधानमंत्री पूजा करते हैं। यहाँ प्रधान संकल्प करके उन्होंने जो राष्ट्र के लिए विशेषता जो है उसका एक उल्लेख हमने किया, और जो मुख्य उल्लेख हमने किया था कि तीसरी बार आदरणीय मोदी जी पंतप्रधान बने, मैंने स्पेशली वो संकल्प में उल्लेख रखा था। तो जिस तरह से आदरणीय मोदी जी मुस्कुराए थे तो देख के हमें बड़ा समाधान हो गया था। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के मंदिर के महंत की तरफ से संकल्प पर मुस्कुराए प्रधानमंत्री क्या महाराष्ट्र से ही उस संकल्प को मजबूत करने पहुंचे? इसलिए पहले महाराष्ट्र के राजनीतिक महत्व को चुनाव में समझ। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड बीजेपी के लिए 2019 में सबसे ज्यादा सीटें देने वाले राज्य रहे। 2019 में बीजेपी ने इन राज्यों की कुल 239 में से 214 सीटें जीती। 2024 में यहाँ और सीटें बढ़ाने की गुंजाइश कम है। दूसरी श्रेणी में महाराष्ट्र, बिहार और असम है। यहाँ बीजेपी ने 102 सीटों में से 89 सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और गोवा में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 2019 में 88 में 34 सीटें जीती। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और असम छोड़कर उत्तर पूर्व बीजेपी ने यहाँ 114 में से 9 सीटें जीती। महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब अब ये वो 3 राज्य हैं जहां 2019 में सहयोगियों के साथ एनडीए उतरा था, लेकिन अब सहयोगी अलग होकर विपक्षी गठबंधन में या तो शामिल हो गए या अलग अपना भी निर्गुट है। तब
प्रधानमंत्री अयोध्या के समारोह के बाद बिहार दौरे पर जाने वाले और प्राण प्रतिष्ठा से पहले महाराष्ट्र पहुंचे, जहां नासिक में युवा सम्मेलन में वो एक बात जोर देकर कहते हैं। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनकी नीयत और निष्ठा दोनों सवाल के घेरे में रही। उनकी नीयत सिर्फ सत्ता हासिल करने की रही, वोट बैंक बनाने की रही, अपनी तिजोरियां भरने की रही। उनकी निष्ठा देशवासियों के प्रति नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों को आगे बढ़ाने तक ही सीमित रही। इसलिए वो न विकसित भारत के बारे में सोच सके, न आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्ष्य बना सके। इससे देश का कितना नुकसान होता है। राम नीति पर इस वक्त व्रत पर चलते प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में अगर परिवारवाद को हटाने की बात कहते हैं, तो इसके सियासी मर्म को समझिए। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। बीजेपी ने 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर 41 सीट जीती थी, जिसमें 23 बीजेपी जीती, 18 शिवसेना जीती। अब 2024 में स्थितियां बदल चुकी हैं। शिवसेना और एनसीपी दो फाड़ हो चुके हैं। शिवसेना बनकर शिंदे गुट और एनसीपी का अजित पवार गुट बीजेपी के साथ है। भले शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी गुट के सांसद और विधायक एनडीए में हैं, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता इन दोनों दलों के किसके साथ हैं साफ नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में परिवारवाद की राजनीति खत्म करने की जब बात कहते हैं, तो सीधे निशाने पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार का परिवार ही आता है।